नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम आपके चौथे सेमेस्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को शुरू करने वाले हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारा एकेडमिक जर्नी के अंदर ये पहला वीडियो, पहला लेक्चर रहेगा। और आज की वीडियो के अंदर हम आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के पहली यूनिट के पहले चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द टर्म्स। माने इसके अंदर पूरा का पूरा पोर्शन थ्योरेटिकल रहेगा, कुछ कुछ हद तक हम लोग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन पहले बुनियादी तौर पे हम लोग समझेंगे, जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझा, जैसे आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा, इसी तरीके से आपका आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी और कॉस्ट अकाउंटिंग को एक अलग से एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्यों डेवलप किया गया, इसको अलग से सब्जेक्ट किस तरीके से बनाया गया, यानी इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना मीनिंग क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। इन शॉर्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर यूज होने वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग के मीनिंग को हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और बुनियादी तौर पे कुछ कुछ चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों ने अकाउंटिंग टर्म को समझा है। अगर मैं बेसिक मीनिंग की बात करूं तो आप सभी जानते हैं, जब भी आप लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर ही पढ़ लिया था कि सर अकाउंटिंग का मतलब होता है, हमारे पास एक 7 स्टेप फॉर्मूला होता है, जहां पर हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग मेजर करते हैं, फिर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम लोग उसको समराइज करते हैं, सॉरी क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड के बाद क्लासिफाई करते हैं, समराइज करके एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, और लास्ट में जाके माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये 7 स्टेप फॉर्मूला आप सभी ने अपनी क्लास 11th के दरमियान पढ़ लिया होगा। ये वो प्रोसेस है जिसमें 7 स्टेप होती हैं और जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बेसिकली अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ये चीजें आप लोगों ने अपनी क्लास 11th के दरमियान पढ़ ली होंगी और हम लोग इनिशियल लेवल से इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आइडेंटिफाई का मतलब क्या पढ़ा था आप सभी ने, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी हैपनिंग है किसी भी बिजनेस के अंदर, या तो वो इवेंट की कैटेगरी में जाएगा या तो वो आपके ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में जाएगा। तो आइडेंटिफाई सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद हमें मेजर करना होता है, उसके बाद हमें रिकॉर्ड करना होता है, फिर हमें उनकी क्लासिफिकेशन करनी होती है, समराइज करना होता है, एनालाइज करके इंटरप्रेट करना पड़ता है, और लास्ट स्टेप जो हमारी रहती है वो कम्युनिकेट करना होता है, किसके साथ, इसके यूजर्स के साथ। और आप सभी ने पढ़ा होगा माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप लोग यूजर्स की बात करते थे तो देयर आर 2 टाइप ऑफ द यूजर्स। किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी एंटिटी के अंदर 2 तरीके के यूजर्स होते हैं। एक यूजर को आप लोग इंटरनल यूजर बोलते हो और एक आपका एक्सटर्नल यूजर होता है। क्लियर? ये कुछ बुनियादी तौर पे बेसिक बातें थी। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो 7 स्टेप है ना, अगर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है, फिनांस से जुड़ी हुई है, तो उस अकाउंटिंग को आप लोग क्या बोलते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते थे। माने अगर आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करके, समराइज करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, किसको मैं बोल रहा हूं, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द आप सभी के लिए रहने वाला है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता था, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता था, जिसको आप लोगों ने ग्रेजुएशन के दरमियान पहले सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ था। यहां तक मामला बिल्कुल सेट था। लेकिन अगर आप लोग इस सब्जेक्ट की बात करते हैं जो आज हमने पढ़ना है, उसका टाइटल क्या है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है। फिनांस की जगह यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कॉस्ट लगा हुआ है। यानी कि हमें पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तो आपको एक बात का बड़ा ख्याल रखना है अपने जहन में कि सर जब भी आप लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो अकाउंटिंग के अंदर ये स्टेप्स तो होंगी, जहां पे आप लोग आइडेंटिफाई भी करेंगे, मेजर भी करेंगे, रिकॉर्ड भी करेंगे, क्लासिफाई भी करेंगे, समराइज करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट भी करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर आप लोग समझेंगे ना, तो यहां पे आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अगर आप लोग ये
7 स्टेप के दरमियान गुजारते हैं तो वो आपकी अकाउंटिंग क्या कहलाती है, वो आपकी फिनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके की प्रक्रिया, ये सातों स्टेप अगर आप लोग किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी जॉब के ऊपर उसके कॉस्ट से रिलेटेड लगा देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाएगा। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग से पहले कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट का मीनिंग होता है लागत। इस बात को आपको समझना है। लागत का मतलब क्या है, कोई भी जो गुड्स तैयार होता है उसको तैयार होने में एग्जैक्टली जो मटेरियल लगा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, उसको तैयार होने में जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमने किया है उन रिसोर्सेज की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। अभी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। कॉस्ट के 3 फैक्टर होते हैं जहां पर आप लोग कॉस्ट में मटेरियल की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं और फिर आगे जाके आप लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। कॉस्ट के 2 तरीके होते हैं जहां पे आप लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। एक प्राइम कॉस्ट होता है, एक ओवरहेड की कैटेगरी आ जाती है। इस तरीके की बातें हम लोग आने वाले वक्त में करने वाले हैं। यहां पर आपको क्या समझना है, यहां पे आपको समझना है अकाउंटिंग का मतलब अपना ये 7 स्टेप हो गया है। यूजर 2 तरीके के हैं और याद रखिएगा जब भी आप लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेडी करते हैं ना, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मेजरली किस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए होता है, एक्सटर्नल यूजर्स को टारगेट करने के लिए होता है। एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब जैसे आप लोग किसका एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग बैंक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर का मतलब आप लोग जैसे इन्वेस्टर का एग्जांपल ले सकते हैं एंड ऑल। इस तरीके के एग्जांपल आप सभी ने देखे होंगे। माने जो आपके मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एंटिटी है, उसके मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब फंडिंग की जरूरत होती है, कंपनी को एक्सपेंशन की जरूरत होती है, उस टाइम पे जो लोग होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आते हैं। बहुत कम यूज हम लोग इंटरनल मैनेजमेंट के द्वारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किया जाता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंटरनल मैनेजमेंट केवल आपके इनकम को देखने के लिए या आप लोग कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए या ओवरऑल बैलेंस शीट को देखने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखने के लिए मोटा मोटा यूज करता है। लेकिन जब भी आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे ना तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमें कॉस्ट से रिलेटेड आपका आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में बुनियादी तौर पे यही फर्क होता है। याद रखिएगा जब भी आप लोग, मैं डिटेल में भी समझाने वाला हूं, डोंट वरी, मोटा मोटा फर्क देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो टारगेट ऑडियंस है ना वो आपका, याद रहिएगा, इसके लिए आपके इंटरनल यूजर्स रहेंगे। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग कभी भी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए प्रिपेयर नहीं की जाती है। इस बात को आपको समझना है और अंडरस्टैंड करना है। लेकिन अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, यानी कि अगर आप लोग लिखते हैं सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताइए, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेजॉरिटी यूजर्स की बात करूं या फिर मोस्ट कॉमन जो यूजर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इस बात को अपने ख्याल में, अपने जहन में आपको रखना है। यानी कि आपके यहाँ पे कौन से यूजर रहेंगे, एक्सटर्नल यूजर रहेंगे। इन शॉर्ट में आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगना चाहिए कि सर जब भी आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग माने कॉस्ट से रिलेटेड मामला हमें देखना है। कॉस्ट से रिलेटेड आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, सब मामला किससे रिलेटेड रहेगा, कॉस्ट से रिलेटेड रहेगा। समझ में आया? अब कॉस्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया, एक गुड्स, अब यहाँ पे देखिएगा 3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। हम लोग किसी भी गुड की बात कर सकते हैं, मैं प्लूरल शब्द गुड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, या किसी भी सर्विस की आप लोग बात कर सकते हैं, कोई भी सर्विस रेंडर करना होता है, या यहाँ पे जॉब की भी बात आएगी। ठीक है, अब इन सबको प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। याद रखिएगा हम क्या करते हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। उन रिसोर्सेज की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, पैसे में जो वैल्यू होती है ना, मॉनेटरी वैल्यू, वो क्या कहलाती है, वो उस पर्टिकुलर जो आपका गुड्स है या फिर सर्विस है या जॉब है उसकी क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। और पूरा का पूरा एजेंडा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसी चीज के इर्द गिर्द घूमने वाला है। समझ में आया? तो यहां तक मामला सेट था। और अगर आप लोग बात करते हैं जब से आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, जब से आपका बल्क प्रोडक्शन नहीं होता था, माने जहां पर प्रोडक्शन लिमिटेड होता था, कंज्यूमर्स भी लिमिटेड होते थे, हमारा प्रोडक्ट भी लिमिटेड होता था, उस टाइम पे केवल हमारा मेजरली 2 ही चीजों पे फोकस रहता था, कितना मटेरियल यूज हुआ है और कितना उसके ऊपर लेबर लगा है। बस हमारा मेन ही एजेंडा यही होता था। लेकिन जैसे जैसे माय डियर फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जैसे जैसे चीजें ग्लोबलाइज
इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई, जैसे जैसे चीजें एडवांस होती चली गई और जैसे जैसे प्रोडक्शन हाई हुआ ना, उस टाइम पे हम लोगों ने इस चीज को एनालिसिस किया कि केवल लेबर से और केवल मटेरियल की कॉस्ट को कैलकुलेट करना हमारा एजेंडा नहीं है, उस लेबर के साथ कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना मटेरियल लगा है, इसको भी कैलकुलेट करना बड़ा जरूरी है, और कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। और ये कुछ ऐसे फैक्टर है जो कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन मेकिंग में बड़ा हेल्प करते हैं। इसका मतलब अब ये गेम हो गई थी अकाउंटिंग की। पहले केवल इतनी ही बातें थी, मटेरियल और जो आपका लेबर था वहां तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे बल्क में प्रोडक्शन हुआ, जैसे जैसे मास प्रोडक्शन हुआ ना चीजों का, वैसे वैसे चीजें बदलती गई। और वहां पे हम लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि हमें एक अलग से डिसिप्लिन की जरूरत है, अलग से अकाउंटिंग की जरूरत है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो आई होप कि कुछ फंडामेंटल चीजें आपको समझ में आई होंगी जब भी आप लोग यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। अब समझते हैं पहले आर्टिकल को। पहला आर्टिकल कहता है हिस्ट्री ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। माने आपको क्या समझना है, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री के बारे में मैंने अभी अभी आपके साथ जिक्र किया। क्या बातें की मैंने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और अगर आप लोग कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में अगर आप लोग बात करना चाहते हैं, टुडे वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, और आपको समझना यह है दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां पर हम लोग कहते हैं दिस इज द एज ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी कि ये एक ऐसा दौर है, ये एक ऐसा समय है जिसको आप लोग एज ऑफ द टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, वी आर इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हम लोग चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर है। और जब पहली दफा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम पे हमें और एक्सपर्ट को इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है। हमें केवल अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब केवल मटेरियल और लेबर तक सीमित नहीं रहना है, मटेरियल फिर लेबर फिर एक्सपेंसेस, फिर आप लोग ओवरहेड की बात करेंगे, और फिर हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करेंगे, कॉस्ट रिडक्शन की बात करेंगे, और इन चीजों को हमें डिसीजन मेकिंग तक लेके जाना है। दीज आर द फैक्टर्स व्हिच इंपैक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई हमने यहां पे इस चीज को समझा कि जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उस टाइम पे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी, और उसी टाइम पे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैगलाइन, इसको आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। और यहां पे मैंने आपको अभी अभी क्लियर किया था कि जब आपका फर्स्ट जो आपका पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस टाइम पे हमें एक चीज की बड़ी जरूरत महसूस हुई थी, दिस इज अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मैंने बताया ना, बल्क में प्रोडक्शन हुआ, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हुआ, इसने क्रिएट किया कि हमें जरूरत है, हमें किसकी जरूरत है, कॉस्ट कंट्रोल की। मैंने बताया ना हमें किसकी जरूरत है, कॉस्ट कंट्रोल की। इनिशियली हम लोग क्या क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे मटेरियल को, और हम किसको करते थे, लेबर को करते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता चला गया, यहाँ पे हमने समझा कि ये आपका अपने आप में एक साइंटिफिक मैनेजमेंट बनने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग न केवल कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बल्कि हम लोग एफिशिएंसी पर भी काम करते हैं, और लास्ट में जाके हम लोग कंप्लीटली डिसीजन मेकिंग तक तमाम मुद्दों को लेकर जाते हैं। इन द मॉडर्न एरा एडवांस मेथड, जैसे अगर आप लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया है, चाहिए जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, वेरिएंस हो गया, या आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करेंगे, ये सारी चीजें आप लोग ग्रेजुएशन के आपके 5वें सेमेस्टर के दरमियान पढ़ने वाले हैं। एक अलग तरीके की अकाउंटिंग होती है जिसको आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, तो वहां पर आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, जैसे आपका बस्टिंग हो गया, वैसे बस्टिंग टेक्निक्स तो आप लोगों ने आपके सेमेस्टर 3 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर पढ़ी भी होगी। एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेड कॉस्ट अकाउंटिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट प्लानिंग और कंट्रोलिंग का एक एसेंशियल पार्ट इन तमाम चीजों ने बना दिया है। तो कहीं हद तक कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने यहाँ पे इस 15-20 मिनट के डिस्कशन में काफी चीजों को अंडरस्टैंड करने का कोशिश किया है। मेरी कोशिश रही है कि मैं चीजों को आप तक पहुंचा पाऊं। समझ में आया? उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होंगी। और मैंने बताया कि कुछ कुछ लिमिटेशन आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थी। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी अपनी लिमिटेशन थी, जिन लिमिटेशन की वजह से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग से डेवलप करना पड़ा। इस बात को आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। अब आपको
आपको आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा और आना भी चाहिए। समझ में आया? सवाल क्या है कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग जब डेवलप हुआ तो वो आपकी कुछ कुछ लिमिटेशंस थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो लिमिटेशंस क्या थी और किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग का जिक्र हुआ। अब मेरी बातों को जरा गौर से समझिएगा। देखिए, जब भी मैं बात करता हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो मेजरली अगर आप लोग यहां पे बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की तो बात करते हैं, यानी कि यहां पे मेजरली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की तो बात करते हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये ओवरऑल होता है। क्लियर है? ओवरऑल का मतलब आपके एंटायर फाइनेंशियल ईयर के दरमियान कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है कंपनी को, इस मुद्दे पर यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है, जब भी आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहां से हम लोग ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एक पर्टिकुलर कॉस्ट से कितना हुआ है। क्लियर है? कॉस्ट से कितना, यानी कि कॉस्ट किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट करती है, इस चीज का हमें आइडिया नहीं लगा है। यानी अगर आप लोग यहां पे ध्यान देंगे तो सबसे पहली बात तो, और एक इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेनली प्रिपरेशन किसके लिए किया जाता था? मैंने बताया था सर इसका यूज हम लोग एक्सटर्नल यूजर के लिए मेनली प्रिपेयर करते हैं कि वो हमें फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कर सके। किसी भी कंपनी के एक्सपेंशन के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी मॉनेटरी टर्म्स होती हैं, पैसा होता है, रुपया होता है, फंडिंग होती है, और वो मिलती है कंपनी के गुडविल की वजह से, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट की वजह से, जहां पे उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है विदाउट द विंडो ड्रेसिंग। ये आपको थोड़ा समझ के चलना है। यानी अगर आप लोग ध्यान देंगे, मेनली जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर आप लोग बात करते हैं भाई और बहनों, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए प्रिपेयर की जाती है। एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर जैसे मैंने बताया, आपके शेयर होल्डर्स आ गए हैं, आपके इन्वेस्टर्स आ गए हैं, आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ गई हैं, बैंक आ गया है। ये मेजरली लिमिटेशंस क्या है? जब आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक्सटर्नल यूजर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने आप में हमें प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रोवाइड करता है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड करता है। यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है? ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें यह नहीं बताता है कि एग्जैक्टली आपका कॉस्ट पर यूनिट कितना निकला है। समझ में आया? कितना निकला है आपका कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ना, तो हमें अलग से एक अकाउंटिंग को डेवलप करना पड़ा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आ गए? ठीक है, समझ में आया? चलिए फटाफट से। एंड इट डज नॉट हेल्प इन द कॉस्ट कंट्रोल, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप लोग कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो कॉस्ट कंट्रोल में आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपने आप में कोई हिस्सेदारी नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दैट्स व्हाई हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के डेवलपमेंट पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोग, एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये भी याद कर लीजिएगा, जब भी आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो नेचर होता है वो हिस्टोरिकल होता है। यानी कि मैंने पास्ट में 2014 में एक एंटिटी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे जो मेरे एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यूज की कैलकुलेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, वो उसी टाइम पीरियड के हिसाब से मेरे को वही वैल्यू मिलेगी। यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये हिस्टोरिकल होती है, जो कहीं ना कहीं बड़ा इंपैक्ट डालती है। यानी कि जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी होती है? हिस्टोरिकल होती है, विच इज नॉट यूजफुल इन द फ्यूचर प्लानिंग। जो किसमें यूजफुल नहीं होती है? फ्यूचर प्लानिंग में इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं होती है। ये एक बड़ा लिमिटेशन है। एंड इट कैन हेल्प इन एक्यूरेट प्राइस फिक्सेशन, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। जितना भी मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, वो डिसीजन मेकिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपना कोई इतना मेजर रोल नहीं होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो यूज है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए ज्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कुछ कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया, जब भी आप लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने समझा कॉस्ट का अपना एक मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग को थोड़ा सा हमने गो थ्रो किया, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के दरमियान पढ़ा होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है, इसको हम लोगों ने समझा। हमने समझा आपका हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इस मुद्दे पर चर्चा की। लास्ट में मैंने बताया कुछ कुछ लिमिटेशंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जिनकी वजह से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग से
एक डिसिप्लिन, अलग से एक सब्जेक्ट की टर्म में डेवलप करना पड़ा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां तक हमने क्या क्या समझ लिया? हमने देखा कि जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अपनी कुछ लिमिटेशन है जिनकी वजह से कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट किया गया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बेसिक लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब इन लिमिटेशन के बाद आप समझिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेवलपमेंट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। एग्जैक्टली किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बुनियादी तौर पे कुछ कुछ बातें हैं। ड्यू टू दीज लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेसेस फेल्ट द नीड फॉर ए सिस्टम दैट कुड प्रोवाइड ए डिटेल कॉस्ट इंफॉर्मेशन। माने यहां पर इन तमाम लिमिटेशंस की वजह से बिजनेस को ये लगने लगा कि हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए लेकिन डिटेल में चाहिए। अब आगे अगर आप लोग देखेंगे दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसी वजह से हमने क्या किया, कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप किया है। अब यहां पे 3-4 चीजें हैं जिनका ख्याल हमें रखना जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करने में, हमारे पास कंट्रोल करने में। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। यानी अगर आप लोग पहला फैक्टर देखेंगे तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या आ जाता है, पहला फैक्टर आ जाता है अगर हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, हमें क्या निकालना है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। सेकंड मैंने क्या बताया, अगर आपको कॉस्ट कंट्रोल करना है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है कॉस्ट रिडक्शन, यहां से हर साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो कॉस्ट रिडक्शन अगर आपको करना है तो यहां पर भी माय डियर फ्रेंड्स हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। इन शॉर्ट मैनेजमेंट को प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग को असिस्ट करने के लिए अब यहां पे 3 चीजें मैंने बताई है। एक तो आपका क्या है, सबसे पहले है आपका प्लानिंग, ठीक है ना, इसको आप लोगों को याद रखना है। प्लानिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोल की बात कर रहे हैं। एंड आपका तीसरा क्या रहेगा, आपका डिसीजन मेकिंग रहेगा। तो इन सबको असिस्ट करने के लिए मैनेजमेंट को किसकी जरूरत रहेगी भाइयों और बहनों, मैनेजमेंट को जरूरत होगी कॉस्ट अकाउंटिंग के डेवलपमेंट की। तो बुनियादी तौर पे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगना चाहिए कि यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हमारा जो एक्चुअल बिजनेस होता है वो किसी कॉस्ट, किसी पर्टिकुलर आपके गुड्स के अंदर होगा या सर्विसेज के अंदर होगा या जॉब के अंदर होगा, तो उन सब की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। दैट्स व्हाई वी हैव अ नीड to develop a different type of the accounting that is known as the cost accounting, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, cost accounting कहते हैं। cost accounting के अंदर हम लोग cost find out करने से लेकर के decision making तक का involvement लेके चलते हैं। ये काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी बात आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से होने वाली है। तो क्लियर, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स पर, ध्यान दीजिएगा। यहां से 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो अक्सर आपको पता होना भी चाहिए और एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछी जाती है। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं आपकी कॉस्टिंग के मीनिंग को। एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, आप लोग कॉस्टिंग के नाम से जानते हो। अब काफी बच्चे कहेंगे कि सर अपने आप में कॉस्टिंग का मतलब क्या है। कॉस्टिंग का मतलब है हमें किसी भी मटेरियल, किसी भी मटेरियल नहीं, किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विस या किसी भी जॉब के कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। समझ में आया, किसको फाइंड आउट करना है, कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या बोलते हो आप लोग, कॉस्टिंग बोलते हो, ठीक है ना। यानी कि एग्जैक्टली कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कॉस्टिंग बोलते हो। अब यहाँ पे इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको आप लोग क्या कहते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी अभी हमने क्या कहा, आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जानते हो। और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स एक और टर्म होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉस्टिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया और कॉस्ट अकाउंटेंसी हो गया। ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है जिनके बीच में आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कह देंगे, कॉस्ट अकाउंटेंसी। तीनों के बीच में आपको फर्क होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी एक तरीके से गलत मीनिंग की वजह से ना तीनों को इंटरचेंजेबल यूज कर लेते हैं। यानी कि
जहां पे कॉस्टिंग होना था वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग लिख दिया, जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग होना था हमने वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंसी लिख दिया। लेकिन हमें समझना क्या है, समझना ये है कि सर अपना मीनिंग होता है, ठीक है, एग्जैक्टली अच्छा यहां पे ये तीनों टर्म है ना, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी किससे जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन तीनों के अंदर मैं कहूं अगर कोई एक चीज कॉमन है तो क्या रहेगी, आपकी कॉस्ट रहेगी। और कॉस्ट का मीनिंग मैंने क्या बता दिया, आपका लागत रहेगा। और अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो मैंने बताया तीन चीजों पर आपको फोकस करना है। अगर आप किसी भी गुड्स के अंदर डील करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे गुड्स हो गया, या हो सकता है आप लोग कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, किसी भी जॉब की बात कर सकते हैं। इन तीनों के अंदर आपका बिजनेस हो सकता है। समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है माय डियर फ्रेंड, जब भी कॉस्ट की बात आएगी ना तो इन सबको रेडी करने के लिए, इन सबको प्रोवाइड करने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है। यानी कि आप लोगों को किसकी जरूरत होती है, रिसोर्सेज की। और जितना रिसोर्सेज लगा उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया था, उन सब की जो मॉनेटरी वैल्यू होता है वो क्या कहलाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, वो कॉस्ट कहलाती है। क्लियर, तो बहुत बेसिक बात है। अब इसी कॉस्ट का जिक्र हो रहा है। अगर आपको केवल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, क्या करना है, आपको कॉस्ट फाइंड करना है, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको बोलते हो आप लोग कॉस्टिंग। यानी कि केवल हमें आपके गुड्स के ऊपर, सर्विस के ऊपर या जॉब के ऊपर जितना भी खर्च हुआ है ना, जितना भी लागत है, उसको फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, कॉस्टिंग कहलाता है। लेकिन उस कॉस्ट को कंट्रोल करना ये किस में आ जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आ जाएगा। यानी यहां पे कॉस्टिंग वाला काम तो रहेगा, कॉस्ट को फाइंड आउट करना ही करना है। अलोंग विद हमें क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हमारा कॉस्ट कंट्रोल वाला मामला भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, यहां पे कॉस्ट कंट्रोल वाला मामला आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग कॉस्टिंग का भी यूज करेंगे, यानी कि कॉस्टिंग भी होता है प्लस में कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है, याद रखिएगा। प्लस में यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म और आ जाता है जिसको हम लोग डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी कहलाता है। तो देयर इज ए डिफरेंस, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। इस बात को अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। जैसे अगर आप लोग यहां पे ध्यान देंगे तो मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आप लोग कॉस्टिंग की बात करते हैं तो कॉस्टिंग का अपना एक मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, सर्विस और ए जॉब। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की या किसी भी जॉब की एग्जैक्टली क्या कॉस्ट लगने वाली है प्रोडक्शन के लिए, उसकी कॉस्ट को असर्टेन करना। असर्टेन का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना। क्या होता है, अंदाजा लगाना। ये क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कॉस्टिंग कहलाता है। क्लियर, यानी कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर और आपकी सर्विस के ऊपर एग्जैक्टली कितना उसका कॉस्ट है, इसको फाइंड आउट करना कॉस्टिंग कहलाता है। इसमें मेजरली हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट का ही मेजर टारगेट रहता है। हमें ले दे करके इस चीज का अंदाजा लगाना है कि हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस या जॉब के अंदर कितना कॉस्ट लगा है। लेकिन अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर न केवल हम लोग कॉस्ट फाइंडिंग करते हैं, अलोंग विद कॉस्ट कंट्रोल भी करते हैं। यानी कि हमारे पास तरीके होते हैं किसको कंट्रोल करने के, कॉस्ट कंट्रोल करने के, ठीक है। यानी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर आप लोग डेफिनेशन को डील करते हैं तो आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं cost accounting is the systematic recording, classification and the analysis of the cost। अब analysis of the cost का मतलब क्या है, यहाँ पे analysis शब्द का मतलब ये है कि analysis के बाद my dear friends हम उस particular cost को control भी कर सकते हैं। this is going to be very very important। और अगर आप लोग इससे आगे चलते हैं तो बेहद आसान definition आपकी रहने वाली है cost accountancy। और cost accountancy के अंदर हम लोग मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ द कॉस्टिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दोनों के एप्लीकेशन को किसके साथ मर्ज कर दिया जाता है, मैनेजमेंट टेक्निक के साथ मर्ज कर दिया जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे कॉस्टिंग भी करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्ट कंट्रोल भी करते हैं, प्लस में जो तीसरा डिसीजन मेकिंग आपका यहाँ पे पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट
कॉस्ट अकाउंटेंसी ही आपको याद रखना है। कॉस्टिंग का मतलब है सीधा सीधा कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अब कॉस्ट के साथ अगर आपको क्या करना, कॉस्ट कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड कर लिया ना, कॉस्ट कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को भी अगर आपने समझ लिया तो क्या कहलाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाएगा। और यहां पे अगर आप लोग इन दोनों को कॉस्टिंग के साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ डिसीजन मेकिंग या मैनेजरल डिसीजन मेकिंग को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी बन जाता है। तीनों को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना है। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कुछ कुछ हद तक क्लैरिटी मिला होगा, क्योंकि पहला चैप्टर है तो धीरे धीरे हम लोग चीजों को एनालिसिस करेंगे। अब चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ना है अब हमें आगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप होने से हमें क्या फायदा हुआ। देखिए सबसे पहला फायदा तो यही है, हमें क्या मिल गया, हमें कॉस्ट का अंदाजा मिल गया, असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट हो गया है। सेकंड, आप लोग कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, इस मुद्दे पर हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, यहां पे फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, अगर आपको कॉस्ट का अंदाजा लग गया है तो हम उस पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस को, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में मदद मिल सकती है। तो आप लोग क्या कहेंगे, फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये बहुत आसान रहेगा। एंड यहां पे प्रॉफिट मेजरमेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट क्या रहेगा, डिसीजन मेकिंग रहेगा। तो ये सारी बातें हम लोग वन बाय वन करके जिक्र कर चुके हैं और डिटेल में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर तो असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट मेजरमेंट अंडर डिसीजन मेकिंग, ये आपका कुछ बुनियादी तौर पे एक फैक्टर रहेगा, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान भी हैं। सबसे पहला, कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक एक्सपेंसिव सिस्टम है, हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है जो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, जिनको रखना, जिनको रिटेन करना अपने आप में एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। अलोंग विद याद रखिएगा ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और प्लस में ये आपका एक कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, इतना आसान तरीका नहीं है। और मैंने बताया यहाँ पे क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अच्छा, यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी रहता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अगर आप लोग अलग अलग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं तो सभी लोग उनका यूज करेंगे, जो भी प्रिंसिपल है या जो गैप हो गया, जैसे GAAP यानी कि आपका जर्नली असिस्ट, जो भी आपके प्रिंसिपल्स है ना, जो आपके जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो सभी जगह फॉलो होते हैं। लेकिन यहाँ पे हर कंपनी का अपना तरीका होता है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का। तो आपको समझना क्या है, यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी रहता है और यहाँ पे एस्टिमेशन एरर होता है, क्योंकि असर्टेनमेंट का काम है, अंदाजे का काम है, तो यहाँ पे एरर की पॉसिबिलिटी है। तो ये डिसएडवांटेजेस है। एक्सपेंसिव प्रोसेस है अपने आप में कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉम्प्लेक्स मेथड रहेगा, इतना आसान नहीं होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है, अलोंग विद एस्टिमेशन ऑफ एरर होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बुनियादी तौर पे आपको समझना है कि ये क्या रहने वाले हैं, हमारे पास बेसिकली कुछ डिसएडवांटेजेस रहने वाले हैं। इसके अलावा एक सवाल अक्सर आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है। टेबुलर फॉर्म में मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, लेकिन अगर आप लोग और अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार इनको गो थ्रो कर लेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और आप लोग बेटर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको हालांकि मैं समझा चुका हूं, एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन चैप्टर, पहली क्लास। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।